हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक चार्ट को लेकर। इस चार्ट को हम लोग एनालाइज करेंगे और हम एनालाइज करेंगे मैरिज के पर्सपेक्टिव में। मैरिज के पर्सपेक्टिव में भी जो हम विषय ले रहे हैं वो है डिनायल ऑफ मैरिज का। और उसके लिए ये चार्ट बहुत ही सुंदर चार्ट है जहाँ पर आपको कुछ लर्न करने को मिलेगा। थंबनेल देखकर आप लोगों ने ये आइडिया लगा ही लिया होगा कि ये किनका चार्ट है। तो ये लता दीदी का चार्ट है, जिनके गानों को सुनकर हम इतना बड़े हुए हैं और मेरा पूरा बचपन जिनके गानों को सुनकर बीता है। उनके लिए मेरे मन में, मेरे हृदय में एक अनूठा सम्मान है और क्यों ना हो, हम भारतीयों को उन पर गर्व भी है और वो हमारे लिए सही मायनों में भारत रत्न भी है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली भी समझता हूँ कि मैं कुछ अंशों में इतना तो काबिल हो पाया हूँ कि दीदी के चार्ट को मैं एनालाइज करने में कुछ हद तक सक्षम हुआ हूँ। तो दीदी को प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं इस चार्ट से। अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स ने लता दीदी के दो तरह के लग्न लिए हैं। कोई ने वृषभ लग्न लिया है, किसी ने मिथुन लग्न लिया है। मुझे मिथुन लग्न ज़्यादा सटीक लगता है, तो मैं उसी को लेकर चार्ट को एनालाइज करूंगा। तो आप लोगों के सामने ये लता दीदी का चार्ट है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने मिथुन लग्न को लिया है और ये भाव कुंडली है। भाव कुंडली में आप देखेंगे कि सप्तम भाव में जो है धनु राशि का उदय हुआ है और गुरु जो है वो अपने सप्तम भाव से सिक्स स्थान पर जा चुका है। हम केपी के पर्सपेक्टिव में ये चार्ट को देखेंगे। यहाँ आप देखेंगे सिग्निफिकेटर में सप्तम भाव को, द्वितीय भाव को और 11th हाउस को, इनको 2, 7 और 11 ये हमारे मैरिज के लिए इंपॉर्टेंट हाउसेस होते हैं, इनको हमको देखना है। तो यहाँ आप देखिए 7th हाउस का जो सिग्निफिकेटर्स हैं तो वो केतु और गुरु ये सिग्निफिकेटर है। सेकंड हाउस का सूर्य, चंद्रमा ये सिग्निफिकेटर है। 11th हाउस के राहु, गुरु, मंगल और बुध ये सिग्निफिकेटर बन के आ रहे हैं। हमारा मेन जो है वो हमको 7th हाउस का देखना है, क्योंकि 7th हाउस मैरिज का है। हमको डिनायल ऑफ मैरिज के लिए चीज़ देखनी है कि इनकी शादी क्यों नहीं हुई। तो उसके लिए हमको स्पेसिफिकली जो पकड़ना है वो 7th हाउस को पकड़ना है। 7th हाउस का डेट्रीमेंटल हाउस जो है वो 6th हाउस है। तो आप देखेंगे कि शनि, मंगल, बुध, गुरु ये जो हैं ये 7th हाउस को 6th हाउस के भी सिग्निफिकेटर बनते हैं। तो यहाँ आपने एक चीज और नोट करी होगी कि 7th हाउस का सिग्निफिकेटर जो गुरु है वो 6th हाउस का सिग्निफिकेटर भी बन जाता है। अब यहाँ पर गुरु को देखिए, गुरु जो यहाँ पर है वो 6th हाउस का फल पहले देगा, उसका स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन रहा है। 7th हाउस का वीक सिग्निफिकेटर बन रहा है। साथ ही साथ वो 10th हाउस का सिग्निफिकेटर भी बन रहा है, वो 11th का भी सिग्निफिकेटर बन रहा है। यानी 6, 10 और 7, 11 को वो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन स्ट्रांगली वो 6th हाउस का फल दे रहा है। ठीक है। दूसरा हमको ये देखना है कि केतु जो है यहाँ पे, वो केतु आप यहाँ देखिए, वो यहाँ पे 7th हाउस का सिग्निफिकेटर बन जाता है। 5th हाउस का सिग्निफिकेटर भी वो बन रहा है। लेकिन केतु को जो है यहाँ पे, अच्छा वो 10th हाउस का सिग्निफिकेटर भी साथ में बन जाता है। और केतु को जो यहाँ पर है वो एजेंट के तौर पे देखा जाता है केपी के अंदर। तो केतु यहाँ पे किसका एजेंट बनता है ये भी हम थोड़ा सा नोट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे राशि कुंडली के अंदर तो केतु जो है वो मंगल और बुध के साथ में बैठा है। लेकिन आप देखिए केतु जो है वो 20 डिग्री पर है और मंगल जो है 1 डिग्री पर है, बुध 0 डिग्री पर है। तो ये युति संबंध यहाँ पर केपी के हिसाब से नहीं बनता, तो वो हम लोग काउंट नहीं करेंगे, उस ऑर्ब में वो नहीं आता। तो सेकंड हमको ये देखना है केतु पर दृष्टि किसकी है। तो यहाँ पर केतु पर किसी की भी दृष्टि नहीं पड़ रही है और केतु जो बैठा है उससे वो शुक्र की राशि में बैठा है, यानी वीनस के साइन में बैठा है। तो केतु ने यहाँ पर वीनस का भी फल देना है, यानी केतु इस चार्ट के अंदर वीनस का भी सिग्निफिकेटर, वीनस का भी एजेंट बन जाता है। तो वीनस का एजेंट बन गया, उसका क्या मतलब है कि केतु जो है वो वीनस का फल देगा। और वीनस जो इस चार्ट में है वो आप देखिए कहीं पर भी 1, 6, 10 या 2, 7, 11 का सिग्निफिकेटर नहीं बनता है। वो मैरिज के लिए चुप है, यानी कि उसको कुछ नहीं बोलना है, वो शांत बैठा हुआ है। ठीक है। अभी हमको ये समझ में आया यहाँ पर मोटा मोटा कि यहाँ पर सिग्निफिकेटर 7th हाउस का जो सिग्निफिकेटर है वो उतना स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के नहीं आता।
और सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर है उसका भी जैसे सूर्य है यहाँ पर देखिए, वो सेकंड हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन कहीं पे भी 7-11 के साथ में इसका सिग्निफिकेटर का लिंक नहीं बन पा रहा। सेकंड हाउस के साथ साथ आप देखिए 11th हाउस को देखेंगे तो 11th हाउस में पहले राहु आता है, तो वो भी 7th हाउस को कहीं सिग्निफाई नहीं कर रहा। मंगल है वो भी कहीं, वो तो 6 का सिग्निफिकेटर बन जाता है, 7 का सिग्निफिकेटर नहीं बनता। बुध को आप देखिए वो भी 6 का सिग्निफिकेटर बनता है, 7 का सिग्निफिकेटर नहीं बनता। गुरु को हम देखें, हम ऑलरेडी देख चुके हैं गुरु को, वो 6 और 7 दोनों का सिग्निफिकेटर है, और मंगल को हमने अभी देखा है। तो यहाँ पर अच्छा एक और हम चार्ट में यहाँ पर जो ग्रह हैं 2, 7 और 11 के, वो इतने स्ट्रॉन्ग 7th हाउस के सिग्निफिकेटर नहीं बनते। तो यहाँ पर हमको एक शंका हो जानी चाहिए कि यहाँ पर मैरिज में बहुत बड़ा डाउट है। साथ ही आप और देखिए कि कौन से ऐसे इन सारे प्लैनेट्स को अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो सूर्य को आप देखिए तो सूर्य यहाँ पे कहीं पे भी 2, 7, 11 का सिग्निफिकेटर नहीं बनता, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है मैरिज के लिए हमारे लिए, तो हम इसको हमारी लिस्ट में से ये नहीं हटा सकते हैं इसको। चंद्रमा भी यहाँ पर 7 का सिग्निफिकेटर नहीं बनता, नहीं देगा ये मैरिज। मंगल यहाँ पर तो स्ट्रांगली 6 का सिग्निफिकेटर बन रहा है, तो यहाँ पर ये इसकी दशा में तो कभी भी शादी नहीं होगी। बुध है वो भी अपनी दशा में शादी नहीं देगा। गुरु जो है वो हमारे लिए थोड़ा पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है, क्योंकि पहले वो 6 का सिग्निफिकेटर है फिर 7 का, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ आशा गुरु से की जा सकती है। शुक्र जो है वो यहाँ पर न्यूट्रल है, तो ये भी हमारे लिए कोई काम का नहीं। सैटर्न जो है वो देखिए यहाँ पे 6th हाउस का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के आता है, और सैटर्न जो है वो तो वैसे भी डिले देता है, ठीक है ना। और यहाँ पर सैटर्न जो है इस कुंडली के अंदर वो मैरिज के लिए बड़ा खराब भी हो गया, तो ये भी हमारे लिए काम का नहीं हुआ, ये अपनी दशा में शादी नहीं देगा। राहु को भी आप यहाँ देखिए तो वो तो 11 का सिग्निफिकेटर तो बनता है, 6 का सिग्निफिकेटर नहीं बनता, लेकिन फिर भी यहाँ पर 7 का सिग्निफिकेटर वो नहीं बनता। तो भुक्ति के तौर पर तो उसको हम लोग कभी सेट नहीं कर पाएंगे, अंतरा के तौर पर इसको सेट किया जा सकता है, बशर्ते कि भुक्ति 7 की चल रही है। केतु जो है यहाँ पर वो आप देखिए कि वो 7 का सिग्निफिकेटर बनता है, केतु हमारे लिए एक सही सिग्निफिकेटर बन गया। तो इस चार्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास में 2 ही ऐसे प्लैनेट आते हैं, गुरु और केतु, जो कि मैरिज दे सकते हैं अपनी दशा में, लेकिन वो भी अच्छी क्वालिटी के नहीं दिख रहे हैं हमको। 11 का कॉम्बिनेशन 2, 7 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर उनका नहीं बैठने के कारण हमको इतना अच्छा यहाँ पर नहीं दिखता। तो अब दशा को हम लोग देखें कि दशा क्या कहती है। दशाओं को इस कुंडली में आप देखेंगे तो पहले हमारे पास में जो दशा यहाँ पर आती है 1945 तक की, यहाँ पर उस समय दीदी की एज 16 वर्ष की रहती है। तो उस जिस समय से दीदी आती है शायद उस समय इस एज में शादी हो जाती थी। तो यहाँ पर जो दशा बनती है वो बुध की बनती है, और बुध हमने देखा कि बुध 7th हाउस का सिग्निफिकेटर नहीं बनता है, लेकिन वो 6th हाउस का सिग्निफिकेटर बनता है। दशा जब हम सेट करते हैं उसके लिए हमारे पास में नियम होता है कि दशा जो है वो या तो न्यूट्रल हो या फिर पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे दशा लॉर्ड जो है वो हमारा नेगेटिव बन जा रहा है शादी के लिए, तो इस दशा में तो शादी होनी नहीं, पॉसिबल नहीं, जो कि नहीं भी हुई। उसके बाद में हमारे पास में जो दशा आती है वो आती है केतु की, और केतु हमने देखा कि वो वन ऑफ द सिग्निफिकेटर है हमारे लिए मैरिज के लिए। तो ये जो दशा है केतु की, ये हमको मैरिज दे सकती थी, लेकिन इसने मैरिज क्यों नहीं दी, इसको भी हम देखते हैं। ये चलती है 1952 तक चलती है, यानी इस समय जो एज रही होगी वो करीब करीब 23 वर्ष तक की एज यहाँ पर रही होगी। तो यहाँ पर मैरिज क्यों ना हो पाए, इसको हम देखते हैं। तो केतु के अंदर अगर हम केतु के अंदर हम देखें तो यहाँ पर पहली दशा जो आती है वो केतु की आती है, जो कि वन ऑफ दी प्लेनेट है, हमारा सिग्निफिकेटर है मैरिज के लिए। शुक्र जो है हमारा वो सिग्निफिकेटर नहीं है, तो उसको हम लिस्ट में से नहीं करेंगे। सूर्य नहीं था, चंद्र नहीं है, मंगल नहीं है, राहु नहीं है, गुरु हमारा बनता है, शनि और बुध ये नहीं है। तो हमारे पास में केवल 2 ही चीजें यहाँ पर, 2 ही हमारे पास में यहाँ पर डेट्स आती हैं, 1945 की और 1950 की, जो कि 49 से स्टार्ट हो रहा है, 1949 से और 1950 तक फेब तक वो रहता है। तो इन 2 समय पे क्यों शादी नहीं हो पाई, इसको हम देखने के लिए हमको जाना पड़ेगा गोचर के अंदर, कि गोचर उस समय गुरु का गोचर क्या था, सूर्य का गोचर क्या था, इसको हम देखते हैं, क्योंकि गोचर को भी तो एग्री होना ना इवेंट के लिए। तो अगर हम गोचर में जाएं तो हम पहले देखते हैं 1945 का गोचर, फिर हम देखेंगे 1950 का गोचर। तो मैं यहाँ पर 1945 के गोचर में जाता हूँ।
तो यहाँ आप अगर गुरु को देखेंगे तो गुरु उस समय सूर्य सिंह राशि में यानी कि सूर्य के राशि में गोचर कर रहा है। और ये जो है फिर उसके बाद में वो बुध में आ जाएगा। तो सूर्य और बुध जो दोनों ही हमारे लिए यहाँ पर सिग्निफिकेटर लिस्ट में नहीं है, शादी के लिए सिग्निफिकेटर नहीं बनते। और वो स्ट्रॉन्ग बुध तो सिक्स्थ हाउस का सिग्निफिकेटर बन जाता है। सूर्य जो है वो मैरिज के लिए सिग्निफिकेटर है ही नहीं, केवल सेकंड का सिग्निफिकेटर बनता है, सेवन को वो इग्नाइट नहीं करता, तो वो मैरिज नहीं देगा। तो गोचर 1945 का यहाँ पर हमारा एग्री नहीं करता। उसके बाद में हम 1950 का गोचर अगर देखें तो ये दशा लगी थी केतु की, यहाँ पर आप देखेंगे तो फेब 1949 से फेब 1950। तो 1949 फेब में हम जाते हैं 26/2/2019 से, यानी अगर हम 26 को अगर देखें तो गुरु जो था वो गुरु की राशि में था, यानी ये सही था। लेकिन आप ये देखिए 28 को ही वो जो था उसने राशि सैटर्न की राशि पकड़ ली, चेंज हो गया, गुरु शनि की राशि में आ गया। 1950 तक रहा होगा, क्योंकि शनि की दो राशि आनी है ना, मकर और कुंभ। गुरु एक राशि में साल भर रहता है, तो ये उस समय तक ये शनि शनि की राशि मकर राशि में था। और शनि जो है हमारा वो सिक्स्थ हाउस का सिग्निफिकेटर बन के आता है। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो शनि की राशि में होने के कारण, गुरु उस समय गोचर करने के कारण वो मैरिज नहीं दिया। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो केतु की भुक्ति पूरी थी, ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं, केतु का जो दशा थी ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थी मैरिज के लिए, इसलिए यहाँ पर मैरिज नहीं हुई। क्योंकि चूंकि यहाँ पर केतु और गुरु ये दो ही हमारे पास में प्लैनेट थे जो मैरिज दे सकते थे, और जिस समय ये दशा चल रही थी तो गोचर ने यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया, और गोचर ने सपोर्ट नहीं किया तो वो इवेंट नहीं हुआ। थोड़ा आगे हम लोग चलें तो यहाँ पर अगली जो दशा आती है वो शुक्र की दशा आती है। और शुक्र जो इस कुंडली में मैरिज के लिए जो है वो न्यूट्रल है। तो ये जो दशा है हमारी शुक्र की, ये मैरिज दे सकती है क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुक्र में अगर देखें तो शुक्र में जो पहली दशा आती है वो शुक्र की भुक्ति जो आती है वो शुक्र की, तो वो हमारे काम की नहीं, सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, मंगल नहीं, राहु नहीं, ये काम का है, शनि नहीं, बुध नहीं, और ये हमारी दशा काम की है। अब एक हमको चीज यहाँ पर देखनी है कि ये जो गुरु की दशा है वो चली है 1962 से 1965 तक की, और शुक्र की जो दशा केतु की जो भुक्ति है वो चली है 1971 1972 की। यहाँ पर जो दीदी की करीब करीब एज रही होगी इस ड्यूरेशन में, वो 36 से 37 साल की रही होगी। और ये जो 71 72 में वो शायद दीदी 43 44 45 के करीब की एज यहाँ पर रही होगी। तो ये तो वैसे भी थोड़ी एज ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर मैरिज क्यों नहीं हुई और क्या रीज़न रहा होगा। उसके लिए हम लोग वापस पहले देखते हैं शुक्र को, गुरु की भुक्ति को, ये 62 से 65 के अंदर आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमको जो गोचर देखना है, वो गोचर में हमको ये देखना होगा कि एक हमको चीज़ यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास में सिग्निफिकेटर तो 2 ही बन रहे हैं यहाँ पर। वो सिग्निफिकेटर जो 2 बन रहे हैं, वो बन रहे हैं गुरु और केतु। वो 2 ही मैरिज दे सकते हैं। केतु ने शुक्र का फल भी देना है, लेकिन शुक्र हमारा सिग्निफिकेटर में नहीं आता। तो हमारे पास सिग्निफिकेटर जो बन के आया वो 2 ही बन के आया, गुरु और केतु। और केतु को कोई राशि की लॉर्डशिप नहीं दी गई है, तो गुरु केतु के साइन में तो क्या ही गोचर करेगा। तो गुरु जो है वो 2 राशियों में गोचर करे उस ईयर, अगर वो इवेंट होना है तो वो है गुरु की राशियां। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा, तो गुरु ने हमने जैसे बात करी कि वो तो जो है वो सिक्स्थ हाउस का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन रहा है, सेवंथ हाउस का सिग्निफिकेटर होने के साथ साथ वो सिक्स्थ हाउस का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है। तो पहले वो फल सिक्स्थ हाउस के देगा, और साथ ही साथ वो 10th हाउस का सिग्निफिकेटर भी है, 12th हाउस का सिग्निफिकेटर भी है। 12th हाउस जो है वो 7th हाउस से सिक्स्थ है, और कोई भी वो उसका फल अगर देता भी है तो वो उस भाव के फल को कमी करेगा। तो यहाँ पर गुरु का गोचर भी हमारे लिए गुरु में अगर हो तो वो हमारे लिए ये इवेंट नहीं देगा, क्योंकि वो तो सिक्स हाउस को इग्नाइट करेगा। हाँ, अगर वो सिक्स हाउस का वीक सिग्निफिकेटर बन रहा होता तब हम ये कहते हैं कि देखो सेवंथ का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, सिक्स का तो वो वीक सिग्निफिकेटर है, तो वो छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है उस समय, लेकिन सेवंथ हाउस को सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। तो गुरु
का गोचर भी गुरु की राशियों में हमारे लिए काम का नहीं आएगा। अब हमारे पास बचा कौन? हमारे पास बचा केतु। और केतु जो है उसको कोई लॉर्डशिप नहीं दे रखी है राशि साइन की। तो साइन की लॉर्डशिप नहीं है तो गुरु कैसे उनके साथ में गोचर करेगा? हालाँकि माना जाता है कि कहा जाता है कि केतु जो है वो वृश्चिक राशि उसकी लॉर्डशिप है, उसको वो वो करता है। लेकिन लेकिन इसमें भी कोई मतैक्य नहीं है, तो हम इसको इग्नोर ही करते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी चीज़ हमारे सामने पकड़ में ये आई कि हमारे पास में 9 ग्रहों में केवल एक ही ग्रह हमारे पास में बचा जो गोचर में हमको सपोर्ट कर रहा था, वो था गुरु। लेकिन गुरु जो है वो भी 6th हाउस का 10th हाउस को इग्नाइट करने के कारण और 6th हाउस को स्ट्रांगली इग्नाइट करने के कारण वो गोचर में हमको सपोर्ट नहीं करेगा। तो अब हम यहाँ पे रुक सकते हैं, हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब कोई भी दशा भुक्ति हम लोग देंगे, उसमें गोचर में हमको कोई ग्रह सपोर्ट नहीं करेगा। और यह एक विशेष कारण मुझे दिखता है, मेन कारण यहाँ पे दिख जाता है कि क्यों यहाँ पर डिनायल ऑफ मैरिज है। तो हमने आज ये चार्ट एनालाइज किया एक लता दीदी का, और हमने देखा कि उनके जीवन में शादी क्यों नहीं हुई, ग्रहों के परिप्रेक्ष्य में क्या वो रीज़न थे। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये एनालिसिस कैसा लगा। हो सकता है इसमें कुछ अपरिपक्वता हो, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने उसको यहाँ पर अप्लाई किया, और जो मुझे समझ में आया वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। अगर ये आपको पसंद आया हो और कुछ डिस्कशंस इसके ऊपर करना हो, यहाँ पे कमेंट कीजिए, एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगले वीडियो में मैं आऊँगा आपके साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।